नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। उपस्थित हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, अंतःपदव्य जालिका, जिसे अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसमें अपन बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए समझते हैं पीपीटी के माध्यम से विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अवगत करा दूं, अतः कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लीजिए। जीव द्रव, जिसको अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव के दो भाग हैं, कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका द्रव को अंग्रेजी में कहते हैं साइटोप्लाज्म, केंद्रक को कहते हैं न्यूक्लियस। कोशिका द्रव के तीन भाग हैं, एक्टोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट और मीसोप्लाज्म। ठीक उसी प्रकार केंद्रक के चार भाग हैं, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, केंद्रिका और क्रोमैटिन धागे। केंद्रक कला को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक द्रव को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रिका को कहते हैं न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन धागे को कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म के दोनों भाग, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म, केंद्रक यानी न्यूक्लियस के समस्त भागों को मैं विस्तार से डिफाइन कर चुका हूँ। आगे के मेरे भाग रहे हैं यानी कि सजीव कोशिकांग के ऊपर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनेल्स के ऊपर मेरे आगे के पार्ट रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट 2 के रूप में मैंने बनाया है, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय को पार्ट 3 के रूप में बनाया है, अंतःपदव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाग 4 के रूप में आप लोगों के समक्ष है। आइए समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि सजीव कोशिकांग, सेल का लिविंग ऑर्गेनेल्स। आइए समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विस्तार से। आइए समझते हैं अंतःपदव्य जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सेल यानी कोशिका, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो। एनिमल यानी जंतु कोशिका और प्लांट सेल यानी पादप कोशिका। सेल में उपस्थित जीव द्रव के रूप में कुछ सजीव कोशिकांग होते हैं, जिनको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि। एंडोप्लाज्मिक का अर्थ होता है जीव द्रव में और रेटिकुलम का अर्थ होता है एक प्रकार का जाल या जालिका। अंतःपदव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्तनधारियों यानी मैमल्स की लाल रुधिर कणिकाओं यानी रेड ब्लड ग्रैन्युल्स की कोशिकाओं को छोड़कर सामान्यतः सभी शुक्राणुकीय कोशिकाओं यानी कि सभी यूकेरियोटिक सेल में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग है। इसकी झिल्ली यानी मेम्ब्रेन केंद्रक यानी न्यूक्लियस की झिल्ली से निकलती है। यह लंबी नलिकाओं अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। अंतःपदव्य जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समरूप होती है। ये लाइपोप्रोटीन्स की दोहरी झिल्ली यानी लाइपोप्रोटीन्स की डबल यूनिट मेम्ब्रेन से बनी होती है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया एवं नीले हरे शैवालों यानी ब्लू ग्रीन एल्गाई में इनका अभाव होता है। अतः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गाई में अनुपस्थित होता है, यानी पाया नहीं जाता है। बात करते हैं अंतःपदव्य जालिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःपदव्य जालिका की खोज सन 1945 ईस्वी में केआर पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने करी थी। वैज्ञानिक केआर पोर्टर के साथ वैज्ञानिक अल्बर्ट क्राउड और अर्नेस्ट एफ फुलम नामक वैज्ञानिक द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम देखा गया। बाद में वैज्ञानिक केआर पोर्टर ने इसका नामकरण अंतःपदव्य जालिका के नाम से किया। अब बात करते हैं अंतःपदव्य जालिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आकृति के आधार पर अंतःपदव्य जालिका निम्नलिखित 3 प्रकार की रचनाओं की बनी होती है। सिस्टनी, वेसिकल्स जिसे थैलियाँ कहते हैं, नलिकाएं यानी ट्यूबलेट्स। नंबर 1 पे सिस्टनी। ये लंबी, चपटी तथा शाखाहीन नलिकाओं यानी कि ब्रांचलेस ट्यूब्स के रूप में एक दूसरे के समांतर क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। वेसिकल्स जिसे हिंदी में थैलियाँ कहते हैं, ये अंडाकार या लगभग गोल रचनाएं होती हैं। नलिकाएं जिसे अंग्रेजी में ट्यूबलेट्स कहते हैं, ये छोटी, सपाट, शाखान्वित एवं विभिन्न प्रकार की होती हैं। ये बिना स्रावित यानी कि ये बिना सिक्रेशन करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जो नलिकाएं हैं
यह बिना सिक्रेशन करने वाली सेल्स में पाई जाती हैं। इनका कार्य कोश का ध्रुव यानी साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक ध्रुव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच संबंध स्थापित करना है। अब बात करते हैं अंतःपदपी जालिका के प्रकार, टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। राइबोसोम्स की उपस्थिति के आधार पर अंतःपदपी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। सपाट अंतःपदपी जालिका, जिसे अंग्रेजी में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम कहते हैं। खुरदरी या कणिकामय अंतःपदपी जालिका, जिसे अंग्रेजी में रफ या ग्रानुलर एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम कहते हैं। नंबर 1, सपाट अंतःपदपी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। इनकी बाहरी सतह यानी आउटर सरफेस सपाट यानी फ्लैट, चिकनी यानी स्मूथ होती है, अर्थात इस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। अतः एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का वह भाग जिस पर राइबोसोम्स अनुपस्थित होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम कहलाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि उस पर राइबोसोम्स उपस्थित हैं ही नहीं। जब राइबोसोम उपस्थित हैं नहीं तो वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग कैसे लेगा। और ये हम सभी लोग जानते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाते हैं। नंबर 2, खुरदरी या कणिकामय अंतःपदपी जालिका, जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त इसे ग्रानुलर एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम भी कहते हैं। इनकी सतह यानी कि इनकी आउटर सरफेस खुरदरी यानी रफ होती है, अर्थात इनकी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, अतः ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का वह भाग जहाँ पर राइबोसोम्स उपस्थित रहते हैं उसे जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम या ग्रानुलर एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम कहते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन का निर्माण कैसे करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी मैं फुल टॉपिक कवर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। राइबोसोम्स प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड्स यानी अमीनो अम्लों की मदद से करते हैं। समझो बिल्कुल आसान शब्दों में, देखो 10 अमीनो एसिड का निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता है, जिनको अनावश्यक अमीनो एसिड कहते हैं, और 10 अमीनो एसिड्स हमें भोजन के माध्यम से मिलते हैं, जिनको आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। जब हमने भोजन ग्रहण किया, अब भोजन हमारे पेट के अंदर पहुंच चुका है। अब यहाँ पे आगे का काम होता है आरएनए का। आरएनए का एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए एक्टिव हो जाएगा और वह आवश्यक अमीनो एसिड की पहचान करेगा और एक मैसेज छोड़ेगा टीआरएनए के पास में, जिसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, कि भाई आवश्यक अमीनो एसिड आ चुके हैं, अब आप एक्टिव हो जाओ और जो आवश्यक अमीनो एसिड है उनको ट्रांसफ़र करो राइबोसोम के पास में। टीआरएनए एक्टिव हो जाएगा और जो आवश्यक अमीनो एसिड है उनको ट्रांसफ़र करेगा जो है राइबोसोम के पास में। अब राइबोसोम में उपस्थित आरएनए, जिसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, वह एक्टिव हो जाएगा और प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। चूँकि इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएँ भाग लेती हैं, बहुत सारे एंजाइम भाग लेते हैं, बहुत लंबी प्रोसेस है, और इस लंबी प्रक्रिया द्वारा हमारे शरीर में राइबोसोम के माध्यम से प्रोटीन का निर्माण होता है। अब बात करते हैं अंतःपदपी जालिका के कार्य, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम कंकाल की भांति कार्य करता है। यह यांत्रिक शक्ति यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। यह कोश का विभाजन के तल को निश्चित करती है। यह आनुवंशिक पदार्थों यानी जेनेटिक मटेरियल के अभिगमन में सहायता करती है। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम पदार्थों के अंदर एवं बाहर आने जाने पर नियंत्रण रखती है। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम कोश का भित्ति एवं कोश का विभाजन के बाद केंद्रक आवरण के निर्माण का कार्य करती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के ऊपर राइबोसोम उपस्थित होने के कारण यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम ग्लाइकोजन संग्रह में सहायता करती है।